नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो नादिर शाह के बारे में बात हो रही है कि नादिर शाह द्वारा भारत पर 1738-39 में किए गए आक्रमण के संबंध में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। पहला कथन ये है कि पहले इसने लाहौर पर कब्जा किया, उसके बाद फिर ये जो मुगल सेना थी इसको इसने दिसंबर 1739 में करनाल में हराया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर है लूट में सबसे बेशकीमती जो मयूर सिंहासन था और जो आपका कोहिनूर हीरा था वो भी उसमें शामिल था। मतलब जो इसने लूटा माल उसमें मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो था वो सबसे बेशकीमती था, वो भी अपने साथ में लेके चला गया। तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें बाकी सारी बात यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो दिसंबर 1739 दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये दिसंबर 1739 नहीं है, ये है आपका फरवरी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर बात करी गई है अलीनगर की जो ट्रीटी हुई थी ये किस किस के बीच में हुई, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में, या फिर मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई अलीनगर की ट्रीटी। ठीक है, सो ये संधि क्या थी इसके बारे में कोई 2 पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या इस ट्रीटी के अंदर गिवन था, क्या इन लोगों में ट्रीटी हुई थी, अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इन्हें। इसमें आपका प्लासी का युद्ध है, अलीनगर की ट्रीटी है, इसके अलावा बक्सर का युद्ध या फिर इलाहाबाद की ट्रीटी। तो यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली कि कौन सा पहले इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी अलीनगर की संधि, इसके बाद प्लासी का वॉर, इसके बाद बक्सर का वॉर और सबसे आखिरी में होता है आपका इलाहाबाद की ट्रीटी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो 2134 होगा और ये वाला यहां पर आंसर हमारा सही होगा 2134। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है फराजी आंदोलन, इसके संबंध में यहां पर आपको कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा कथन यहां पर जो है वो आपका सत्य नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, वो स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है। सो यहाँ पर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह इन्होंने की थी 1818 में, दिस वन इज करेक्ट। दूसरा है इसका उद्देश्य जो है वो मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर शरायतुल्लाह के जो भाई थे दूदू मियाँ, इन्होंने आंदोलन को एक क्रांतिकारी रुख दिया, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग कि ये इनके भाई नहीं थे, ये इनके पुत्र थे, यानी कि इनके सन थे, ना कि ब्रदर। तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर गलत है। बाकी अगर हम देखें फोर्थ स्टेटमेंट तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं जबकि तीसरा वाला यहाँ पर ऑलरेडी इनकरेक्ट है। सो आपको इस तरीके से भी एग्जाम में डाइसी मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया जा सकता था कि केवल पहला कथन, केवल दूसरा या फिर केवल तीसरा, इस तरीके से भी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकते थे। तो बहरहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हैं, वही हमारे आंसर होंगे, एक तीसरा और एक चौथा। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर सही आंसर होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर जो इनके पुत्र थे वो थे दूदू मियाँ और इन्होंने क्रांतिकारी रुख दिया था पूरे आंदोलन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां पर बात हो रही है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट की हम बात करें तो इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर ट्रू है। पहला है यहाँ पर कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो षड्यंत्र, जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसका पता लगाना था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस एक्ट का विरोध किया था और सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, मतलब इसके बाद चीजें बहुत रैपिडली बदली है। चाहे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, चाहे उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें, मतलब एक के बाद एक इवेंट होते चले गए हैं जिसने हमारी पूरी इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री को एकदम, मतलब बहुत उस समय का बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड रहा था। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कुछ जानते हैं आप रॉलेट एक्ट के बारे में।
अब यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर हमारा सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां पर है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो पहली मुलाकात हुई थी ये कहां पर हुई थी, मतलब कौन से प्लेस पर हुई थी, चाहे वो कलकत्ता की बात करें, मुंबई की बात करें, मद्रास या फिर दिल्ली। तो सही आंसर क्या है, मुंबई। पहली बार महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो भेंट हुई थी वो कहां पर हुई थी, मुंबई में। अच्छा, ये जो मुंबई का प्लेस था ये कौन से ईयर में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके लिए मैं भी आपको गूगल सर्च करना पड़े तो जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 और 1891 जो है इसमें क्या प्रावधान किए गए थे जो कि अलग थे। पहला यहाँ पर था कि 1881 का जो एक्ट था उसमें 7 साल से कम के जो कम उम्र के बच्चे थे इनके लिए काम करने पर रोक लगाने का प्रावधान था। वहीं अगर हम बात करें 1891 यानी कि 1891 वाले एक्ट की, तो इसमें इस आयु सीमा को बढ़ाकर 9 वर्ष किया गया। मतलब 1881 में 7 वर्ष था कि 7 वर्ष से छोटे बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते, जबकि 1891 में इस एज ग्रुप को बढ़ाकर 9 इयर्स किया गया। दूसरा है 1891 के एक्ट की हम बात करें तो इसके अनुसार बच्चे जो हैं एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम करेंगे। वहीं 1891 के एक्ट की बात करें तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन जो वर्किंग आवर थे इसको 8 घंटे किया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको 8 घंटे दिया हुआ है ये 8 घंटे नहीं है, ये कितना है 7 घंटे। ठीक है, 7 आवर्स का यहाँ पर फ्रेम किया गया था। तो केवल पहला वाला जो है वो हमारा सही होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि और क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, ये जो दोनों कारखाना अधिनियम थे 1881 और 1891 इसके बारे में और क्या कुछ जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है अलीपुर बम कांड की। अलीपुर बम कांड में जो केस चला वो किसके ऊपर चला, सावरकर के ऊपर, अरविंद घोष के ऊपर, शहनवाज खान या फिर भगत सिंह। तो सही आंसर अरविंदो घोष। ठीक है, इनके ऊपर अलीपुर बमकांड जो था इसके तहत केस चला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है निम्न में किसने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की, स्वामी सहजानंद, राधा कांत देव या फिर ताराचंद्र चक्रवर्ती या फिर कृष्ण मोहन बनर्जी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, राधाकांत देव। इन्होंने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बोला गया है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है। कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में, तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन। तो ये यहां पर इनकरेक्ट है। वहीं दूसरा हम बात करें, ये भी कलकत्ता का है 1896 का, तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसके बाद अगला आता है आपका कलकत्ता 1906, रास बिहारी घोष, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहां पर आखिरी जो है आपका ये यहां पर करेक्ट होगा, ये सुमेलित है, नागपुर 1920, सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, तो यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन तीनों कांग्रेस सेशंस के जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो उसे प्रधानमंत्री बनाया गया हो तो उसे कितनी समय अवधि में संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मेड प्राइम मिनिस्टर, देन विद इन हाउ मच टाइम he will have to become a member of either house of parliament। 1 माह, 6 माह, 12 माह या फिर 18 माह। तो सही आंसर, एंड आई होप कि आपको पता होना चाहिए, 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने के अंदर आपको जो है निर्वाचित होकर वापस आना पड़ेगा किसी ना किसी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक हाउस का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होना चाहिए था, यहां पर मिसिंग है, 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि यहां पर बात ये कर रहे हैं कि लोकसभा मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन के बारे में बताना है जहां पर इस चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद है इसके सदस्यों की जो टोटल संख्या होगी, टोटल स्ट्रेंथ होगी, वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स की जो संख्या है उसका 15%, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन में प्रावधान है, तो सही आंसर क्या होगा आपका 91वां संविधान संशोधन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद 356 इसके तहत राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं उस इमरजेंसी की जो 356 के अंतर्गत लगाई गई है आर्टिकल के, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन को मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज किया जा सकता है विद मतलब संसद की मंजूरी, संसद ने यहां पर आपको अप्रूवल दिया हो तो उसके साथ में आप कितना टाइम तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं, 1 साल, 5 साल, 3 साल या फिर कोई निश्चित समय नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आपका 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल अधिकतम इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संसद की मंजूरी आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है संविधान की प्रस्तावना में निम्न में क्या वर्णित है। पहला है यहां पर 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिभा एवं अवसर की समानता। तो पहला तो यहां पर करेक्ट है, दूसरा भी यहां पर करेक्ट है, जबकि तीसरा यहां पर इनकरेक्ट है जिसमें प्रतिभा एवं अवसर, ये प्रतिभा नहीं है, ये प्रतिष्ठा है। याद रखिएगा ये प्रतिष्ठा की बात हो रही है, आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है जहां पर प्रतिभा डाल दिया गया हो प्रतिष्ठा की जगह। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, केवल 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रशासनिक प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित हैं। अब इसके आंसर की तरफ चलें, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को, साथ ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर का जो मेन चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए। वो आपकी इतना हेल्पफुल है वो चैनल आपके लिए कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी देखिए पीसीएस आपका जून में पड़ गया है, डेट्स उसकी आ चुकी हैं, सो जरूर उसको ज्वाइन करिए। और यहां पर आप क्वेश्चन लगा के देखिए, जितने भी मैं यहां पर कंसेप्ट रखता हूं वहां से मैं क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो वो बेसिक पर्पस यही है कि वो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अक्सर आपसे छूट जाता है उन सबको कवर अप किया जाए। ठीक है, सो इसके लिए इस पूरे टेस्ट सीरीज को हम चला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि चैनल थोड़ा सा पॉपुलर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पर हमारे साथ में आ पाए। सो ये एक आप लोगों को करना है काम। बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि संविधान की दूसरी अनुसूची में जो प्रशासनिक प्रावधान है वो निम्न में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित है, एकदम सही है, राज्यपाल से भी और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से भी, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से सभी यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर अनुच्छेद 19 के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सही है। पहला है इसमें 7 प्रकार के अधिकार जो हैं वर्णित हैं। दूसरा यहाँ पर है इन्हें केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल का कारण युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण हो। तो देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है, जबकि पहला यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब पहला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट में कि 7 प्रकार के अधिकार इसके अंदर वर्णित हैं, जबकि यहाँ पर 6 प्रकार के अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, इनिशियली 7 प्रकार के थे, अब ये 7वां प्रकार वाला जो अधिकार था इसको कब हटाया गया ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और कौन से संविधान संशोधन के थ्रू इसको हटाया गया ये भी आप बताएंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस था, कौन सा था और अब इसको कहां पे रखा गया, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, केवल 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है प्रारूप समिति के बारे में। इसमें डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके स्थान पर किसको यहां पर इंक्लूड किया गया, किसको सम्मिलित करा गया, के.एम. मुंशी को, गोपाल स्वामी अयंगर को, टी.टी. कृष्णमाचारी को या फिर एन. माधव राव को। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, टी.टी. कृष्णमाचारी। डीपी खेतान जी की डेथ के बाद इनको प्रारूप समिति में जोड़ा गया। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बात करी गई भारत के किस राज्य में अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधानित समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू है। क्या ये गोवा है, क्या ये सिक्किम है, मेघालय है या फिर ये केरला है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, गोवा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार ये किसके पास है। क्या ये राष्ट्रपति है, क्या ये राज्यपाल है, राज्य सरकार है या फिर ये संसद है। तो देखिए ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अभी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्य होते हैं, इनको कौन चुनता है, अपॉइंट कौन करता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर वित्त आयोग के बारे में है। यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। पहला यहां पर है कि अनुच्छेद 281
जो है वो इससे संबंधित है और इससे संबंधित प्रावधान है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। दूसरा है इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर से दक्षिण जाने पर जो पत्तन पड़ते हैं, जो पोर्ट्स पड़ते हैं, उनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले कांडला, फिर हल्दिया, फिर उसके बाद आपका विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद मैंगलोर। मतलब हम कहां से जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट में कौन सा पोर्ट पहले पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा कांडला, उसके बाद आएगा हल्दिया, फिर आएगा विशाखापट्टनम और उसके बाद क्या आएगा, मैंगलोर। तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। सो यहां पर इस मैप में आप देख भी सकते हैं इसको कि कहां कहां ये पोर्ट पड़ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखें तो ये पड़ता है आपका कांडला, ठीक है, गुजरात में। इसके बाद यहां पर इधर पड़ेगा आपका हल्दिया। आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, सबसे पहले कांडला पड़ेगा, फिर हल्दिया पड़ेगा। हल्दिया के बाद नीचे आप जो देख रहे हैं रेड कलर में, ये पड़ेगा आपका विशाखापट्टनम यहां पर। इसके बाद आगे इधर नीचे चलें तो कर्नाटका में ये आपका पड़ेगा मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट हैं जो कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तब ये पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि इंदिरा सागर बांध जो है ये कौन सी रिवर पर बनाया गया है। तो यहां पर आपको बताना है उस रिवर का नाम जहां पर इंदिरा सागर बांध को बनाया गया है। क्या ये कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है या फिर ताप्ती। तो सही आंसर क्या होगा आपका, नर्मदा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, नर्मदा पर इसको बनाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर बात करी गई है निम्न दिए गए लेगूनों एवं उनकी अवस्थिति, मतलब कहां पर वो सिचुएटेड हैं, इसमें कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें चिल्का लेक उड़ीसा, एंड आई होप कि आपको एकदम सही से पता होगा और याद होगा ये, ठीक है। पुलिकट लेक की बात करें, केरला है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी आंध्र प्रदेश नॉट केरला, ठीक है। सो हमें कौन सा चूज करना था जो कि सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, पुलिकट लेक के बारे में। कलिवेली झील की बात करें, तमिलनाडु, एब्सोल्युटली करेक्ट। वहीं वेम्बनाड झील की बात करें तो ये भी आपका केरला में है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर पुलिकट झील जो है ये आपका कहां पड़ेगी, ये पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, रिमेंबर दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर है कोलंबिया का जो कोका घाटी क्षेत्र है ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये तांबा है, सोना है, हीरा है या फिर कोयला। तो सही आंसर क्या होगा, कोयला। याद रखिएगा, मतलब ये मिनरल से रिलेटेड डेटा अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है आपका पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर जो है वो निम्न में से किन महासागरों को जोड़ती है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, यानी कि पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, इनको जोड़ने के लिए पनामा नहर को बनाया गया था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है विश्व बाल दिवस ये कब मनाया जाता है। यहां पर इंडिया की बात नहीं हो रही, यहां पर हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको मनाने की घोषणा की थी। अब ये कौन से दिन को मनाया जाता है, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 25 नवंबर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, इसमें कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर रहा। क्या ये तेलंगाना है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है या फिर ये आंध्र प्रदेश है। तो सही आंसर यहां पर आपको चूज करना है कि क्या होगा। तो सही आंसर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। यहां पर ये स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 2021 के नंबर 1 पर रहा है। इसके बाद आज का 28वां क्वेश्चन है यहां पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये कहां पर सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर। तो ये आपका न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, पेरिस है या फिर ये जेनेवा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, पेरिस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है, जरूर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज का 29वां क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में यहां पर आपको कथन दिए हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। पहला यहां पर है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है यूएनएससी 15 सदस्यों से बना हुआ है जिसमें 5 जो हैं वो स्थायी हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा पंडित बिरजू महाराज के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, हरदोई, गोरखपुर, लखनऊ या फिर गाजियाबाद, और कौन से घराने से थे, ये घराना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का कथक के बहुत बड़े ये डांसर थे। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा। सो इसी के साथ
हम इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक क्विज को लगाइए। उस क्विज में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हर किसी का रिप्लाई करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर अनाउंस करूंगा। ठीक है, इस वाले पूरे क्विज का जो आपका स्कोर रहा है उस स्कोर को जरूर शेयर करिएगा। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक बहुत अच्छा मतलब जो बेहतरीन कंटेंट हो सकता है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूं, वो सारे सेक्शंस कवर अप हो जाएं आपके, जो कि अक्सर एग्जाम में छूट जाते हैं या फिर दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि उसको ना इतना गौर से देखें, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर अप हो जाएं। जून 2022 में जो आपका PCS का एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर आपके ये जो तैयारी है वो बहुत अच्छी सी हो पाए, इसके लिए पूरी कोई सीरीज़ है। तो ये प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।